दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा और मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये कोशिश करता हूं कि आप तक लोन्स और बिजनेस से संबंधित उन तमाम इंफॉर्मेशन को पहुंचाऊं जो आपके लोन लेने में सहायक हो सकते हैं, जो आपके बिजनेस को एक नई ग्रोथ लाने में सहायक हो सकता है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा लोन्स में आने वाले कुछ शब्दों की, कुछ टर्म्स की, जो आपको जानना चाहिए, जो आपको डिसीजन लेने में आपके लिए सहायक हो सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा कि अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड फंडिंग क्या है। मैं बताऊंगा कि सिक्योर्ड फंडिंग में जब हम किसी एसेट्स को गिरवी रखते हैं तो उस कंडीशन में प्लेज का मतलब क्या होता है, किस कंडीशन में हम हाइपोथेकेशन की बात करते हैं और मॉर्गेज की बात कब आती है। तो मित्रों, अगर आप दो हिस्सों में बांट दें तो एक है अनसिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड फंडिंग और दूसरा है सिक्योर्ड लोन सिक्योर्ड फंडिंग। अनसिक्योर्ड का मतलब होता है कि बोरोवर को उस लोन लेने के लिए किसी भी तरह का एसेट लेंडर के पास गिरवी नहीं रखना होता है, कोई गारंटी नहीं देनी होती है। वो लोन उसकी क्रेडिबिलिटी पे मिलता है, उसके बुक्स पे मिलता है, उसके इनकम के बेसिस पे मिलता है। जबकि सिक्योर्ड फंडिंग में बोरोवर को लोन लेने के लिए कुछ एसेट्स रखने पड़ते हैं। हो सकता है उस एसेट्स का वैल्यू लोन के बराबर हो, या बहुत सारे केसेस में एसेट्स का वैल्यू लोन से कहीं ज्यादा होता है। तो आपका सवाल यही होगा कि फिर हम सिक्योर्ड फंडिंग के लिए क्यों जाएं, अनसिक्योर्ड क्यों नहीं लें, जहां पे हमें कोई एसेट्स रखना ही नहीं होता है। बिना एसेट्स के जब लोन हमको मिल रहा है तो मैं फिर सिक्योर्ड फंडिंग के लिए क्यों जाऊं, एसेट्स क्यों रखो अपना गिरवी। तो मित्रों, यही समझने वाली बात है कि हर प्रोडक्ट का अपना कुछ प्रोस है, कुछ कॉन्स है, कुछ मेरिट्स है, कुछ डिमेरिट्स है, जिसके आधार पे आप समझ सकते हैं कि आपको किस प्रोडक्ट के साथ जाना चाहिए, किस लोन प्रोडक्ट आपके नीड्स के हिसाब से सूट करेगा। रही बात अनसिक्योर्ड की, तो अनसिक्योर्ड फंडिंग, चूंकि इसमें कुछ भी गिरवी नहीं रखते हम लेंडर के पास में, तो ये लेंडर के लिए एक रिस्की लोन होता है। यहां रिस्क ज्यादा होता है लेंडर का। उस कंडीशन में कोई बैंक और एनबीएफसी लोन अमाउंट ज्यादा नहीं देता है, इसलिए कि डिफॉल्ट अगर होगा तो छोटा डिफॉल्ट होगा, अगर बड़ा डिफॉल्ट होगा तो उसका नुकसान ज्यादा होगा, तो लोन अमाउंट कम मिलेगा इसमें। दूसरा, टेनर बड़ा नहीं होता है, मतलब रीपेमेंट के लिए जो समय सीमा तय की जाती है वो समय सीमा छोटी होती है, 3 साल 4 साल 5 साल की होती है। और साथ ही साथ चूंकि रिस्क ज्यादा है यहाँ पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लेंडर ज्यादा लेता है, मतलब हायर रिस्क हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। साथ ही साथ आपकी क्रेडिबिलिटी को प्रायोरिटाइज की जाती है कि आपने जो लोन कभी लिया है तो आपने रीपेमेंट अच्छा से किया है कि नहीं किया है, आपका सिविल स्कोर कैसा है। जबकि सिक्योर्ड फंडिंग की अगर बात करें तो चूंकि वहां पे आप एसेट रख रहे हैं, आपका लोन सिक्योर है, लेंडर के लिए रिस्क कम है वहां पे, क्योंकि अगर आप रीपेमेंट नहीं करेंगे, डिफॉल्ट करेंगे, उस केस में वो लेंडर उस एसेट्स को सेल आउट करेगा और उससे अपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को भरपाई करेगा, रिकवर करेगा। तो उस कंडीशन, चूंकि रिस्क कम होता है यहाँ पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है, टेनर भी हाई होता है, क्योंकि आप बड़ा लोन ले रहे हैं तो आपका कैश फ्लो खराब ना हो जाए। क्योंकि आप कम टेनर के लिए पे करेंगे तो आपकी ईएमआई बड़ी हो जाएगी, आपका कैश फ्लो गड़बड़ हो जाएगा। तो उस कंडीशन में चूंकि टेनर बड़ा रहेगा तो आपका कैश फ्लो भी आपके लिए ठीक रहेगा। साथ ही साथ अगर कहीं पे रीपेमेंट में चूक भी हुई है किसी लोन्स में आपको, तो भी यहाँ पे आपको अप्रूवल मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे एसेट्स कोलैटरल लेंडर के पास होता है। तो जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे कि यदि आपके पास में कोलैटरल है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चाहिए, जो कि सबको चाहिए होता है, तो आपको सिक्योर्ड लोन के लिए जाना चाहिए। आपका टेनर भी बड़ा मिलेगा ताकि ईएमआई का बर्डन आपका कम मिलेगा, लोन अमाउंट भी जो चाहे सब मिल सकता है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म की आवश्यकता है, इमरजेंसी की में आपको फंड चाहिए, आपके पास कोई कोलैटरल नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको अनसिक्योर्ड फंडिंग लेना आपके लिए आवश्यक हो जाएगा, वही आपकी नीड्स को फुलफिल कर सकेगा। तो दोस्तों, अब बात होती है कि सिक्योर्ड फंडिंग में
जो एसेट्स गिरवी रहता है। तो इस कंडीशन में जब हम प्लेज की टर्म का यूज कब करते हैं, हाइपोथिकेशन की बात कब आती है और मॉर्गेज टर्म कब यूज किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एसेट्स को समझना पड़ेगा। इस संपत्ति को दो भागों में बांट दीजिए, एक चल संपत्ति, दूसरा अचल संपत्ति। एक मूवेबल एसेट्स और दूसरा इमूवेबल एसेट्स। चल संपत्ति का मतलब वैसी संपत्ति, वैसे एसेट्स जिसको आप यहां से वहां मूव करा सकते हैं, ले जा सकते हैं। इमूवेबल एसेट्स का मतलब हुआ अचल संपत्ति जिसको आप मूव नहीं करा सकते, जैसे प्रॉपर्टी आपका अचल संपत्ति है, गाड़ी, गोल्ड आपकी चल संपत्ति है। अब चल संपत्ति को भी अगर लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, जब आप गिरवी रखते हैं तो दो तरह की बातें होती है पोजीशन के हिसाब से। एक लेंडर के पोजीशन में होता है और दूसरा आपकी पोजीशन में होता है, लेकिन उस पर लोन चल रहा होता है। तो अगर लेंडर के पोजीशन में अगर आपके एसेट्स है तो उसको हम लोग प्लेज की बात करते हैं कि प्लेज किया हुआ है हमने। जैसे गोल्ड को ले लीजिए, गोल्ड कहां रखते हैं आप, लेंडर के पास, जो लोन देता है उसके पास आप गोल्ड रख के आते हैं। आप शेयर्स कहां रखते हैं, म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी के बॉन्ड्स, ये सब के सब प्लेज किए जाते हैं क्योंकि सबका पोजीशन लेंडर के पास होता है। जबकि कुछ ऐसे एसेट्स मूवेबल एसेट्स हैं, जैसे गाड़ी, आपने 10 लाख की गाड़ी ली, आपने 6 लाख का लोन लिया, 4 लाख खुद का लगाया, कोई बात नहीं। आपने 8 लाख का लोन ले लिया, 2 लाख ही लगाया। दोनों ही कंडीशन में, चाहे कंडीशन कोई भी हो, वो गाड़ी आपके पास होती है, वो बाइक आपके पास होता है, आप उसका यूज करते हैं। बैंक का लोन चल रहा होता है उस पर, तो उस गाड़ी पे हाइपोथिकेशन होता है। आपने देखा होगा आरसी पे लिखा होता है हाइपोथिकेटेड फलाना फलाना बैंक, बाइक के आरसी पे लिखा होता है। तो जब पोजीशन लेंडर के पास है इट मीन्स आप प्लेज कर रहे हैं, और जब पोजीशन आपके पास में लोन चल रहा है इट मीन्स हाइपोथिकेशन कर रहे हैं, अगर ये मूवेबल एसेट्स है तो। लेकिन इमूवेबल एसेट्स में क्या होता है, पोजीशन भी आपके पास होता है, घर में आप रहते हैं, प्लांट एंड मशीनरी आप यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी चूंकि ये इमूवेबल एसेट्स है तो मॉर्गेज कहलाता है। तो दोस्तों, इन प्लेस की कंडीशन में लैंडर का रिस्क कम से कम होता है, क्योंकि अगर डिफॉल्ट हुआ तो बड़ी आसानी से लैंडर उस एसेट्स को ऑक्शन करेगा, सेल आउट करेगा और उससे अपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को रिकवर करेगा। लेकिन हाइपोथिकेशन केस में क्या होगा कि सबसे पहले उस एसेट्स को अपने पोजीशन मिलेगा। जैसे गाड़ी पे लोन है और आपने पे नहीं किया तो पहले गाड़ी को उठाई जाएगा वहां से, उसके बाद उस गाड़ी का ऑक्शन होगा और उससे अपने लोन और इंटरेस्ट को रिकवरी करेगा। ठीक वैसे ही मॉर्गेज के केस में भी होता है। सबसे पहले लैंडर उसको अपने पोजीशन में लेता है, उसको सीज करता है, उसके बाद उसका ऑप्शन करता है और उससे अपने लोन्स की भरपाई करता है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो का इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर भी करिए ताकि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। कि मेरा मानना है कि इंफॉर्मेशन अगर है तो आप सही डिसीजन ले सकते हैं। तो मिलता हूं किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।